नमस्कार दोस्तों, मैं तारा आपका स्वागत करती हूँ कंठ कहानी की नई कड़ी में। आज का कंठ मैंने लिया है श्री फणीश्वर नाथ रेणु जी की कलम से। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को अररिया जिला बिहार में हुआ और उन्होंने 11 अप्रैल 1977 को इस दुनिया से अलविदा ली। इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की, जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इनके लिखे प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल, जुलूस, कलंक मुक्ति, पलटू बाबू रोड, और इनकी लिखी प्रसिद्ध कहानियां हैं तीसरी कसम, ठेस, पंचलाइट, लाल पान की बेगम इत्यादि। तीसरी कसम पर इसी नाम से राज कपूर और वहीदा रहमान की मुख्य भूमिका में प्रसिद्ध फिल्म बनी थी, जिसे बासु भट्टाचार्य जी ने निर्देशित किया था। इनके पहले ही उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो आइए शुरू करती हूँ रेणु जी की लिखी कहानी ठेस। खेतीबाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं, इसलिए खेत खलियान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने आता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुके होंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता आता दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तोल तोल कर पांव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसके घर के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन भी समय निकाल कर चलो। कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चिक बनवा कर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता, भोग क्या लगेगा? माँ हंस कर कहती, जा जा, बेचारा काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। ब्राह्मण टोले के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस सालकर कड़ी तो हम कहार कुम्हारों की घरवाली बनाती हैं, तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाई? इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता था। सिरचन को देखते ही माँ चहक कर कहती, आओ सिरचन, आज दही मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी के खुरचन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संदेशा भेजा है, उसकी ननद रूठी हुई है कि एक बढ़िया चटाई नहीं भेजी। सिरचन अपनी चटोरी जीभ को संभाल कर हंसता, घी की सुगंध सूंघ कर कहता, आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी नहीं मुझे। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े लगन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन खत्म होता था। काम करते समय उसकी एकाग्रता में जरा भी बाधा पड़ी कि जहरीले सांप की तरह फुफकार उठता, फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंहजोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी तीखापन वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। मोती घास और पटरे की रंगीन चटाई, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग।
बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो। वह कुछ नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं। सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं, सिरचन बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। नहीं तो दो दो पटेर की पट्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी। सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। पहली बार ससुराल जा रही थी मानू। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली ना आई। कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 चटाइयों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा। बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह से पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखकर देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों से झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। मझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे के आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। मझली भाभी का मुंह लटक गया। चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंग या लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा। सिरचन जब काम में मगन होता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती होंठ पर। अपने काम में मगन सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक ने सुतली के फंदे डालकर अपने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चूरा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने देखा सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चूरा और गुड़? माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? अरे मझली, सिरचन को बुदिया क्यों नहीं देती? बुदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चूरा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप के किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मझली भाभी की भौं तन गई। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली आई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मझली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मझली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर लगाया, छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है। मुंह लगाने से सर पर चढ़ेगा ही, किसी के मायके ससुराल की बात क्यों करेगा वो? मझली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करो? बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। पास में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानू पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई बोली और इधर उधर देखकर कहा, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बातें करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर दंग रह गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते हुए देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता था। झनकती हुई बोली, मस्खरी करता है? तुम्हारी चढ़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गम कौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। यहां पर नहीं। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए मानो। कुछ देर वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े
पीक ठुकाया, अपनी छुरी हंसियां वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन के बाहर निकल गया। चाची बड़बड़ाई, अरे बाप, इतनी तेजी, कोई मुफ्त में तो काम नहीं करता। 8 रुपए में मोहर छाप वाली धोती आती है। इस मुंह झोंसे के मुंह में लगाम है, ना आंख में शर्म। पैसा खर्च करने पर सैकड़ों चिक मिलेंगी। पातर टोली की औरतें सिर पर गट्ठा लेकर गली गली मारी फिरती हैं। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मन पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर, मानू मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मानू को याद आया, विवाह में सिरचन के हाथ की ही चटाई दी थी माँ ने। ससुराल वालों ने न जाने कितनी बार खोल कर दिखलाया था पटना और कलकत्ता के मेहमानों को। वह उठकर बड़ी भाभी के कमरे में चली गई। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी चटाई पर लेटकर वह कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद तो मरी, मेरी बेटे बेटियों को और ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह चटाई उसी की बुनी हुई है। इस चटाई को छू कर कहता हूँ अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी ही हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह अब नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छीट की झालर लगाने लगी। यह भी बेकार दिखलाई नहीं पड़ता, क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नजर न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा, मानू बड़े जतन से अधूरे चिक को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मनी मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। कामचोर चट्टोर कहीं का। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर लगभग डांटते हुए कहा। सिरचन ने पीठ पर लादे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूं। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ है दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। माहनू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। ये कंठ बस यहीं तक था। ये बात 16 आने सच है, कोई भी बढ़िया कलाकार हो तो उसको अपने काम पर गुरूर होता ही है। वो कहते हैं ना, खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में फिर भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।